मैं आपकी बायोलॉजी टीचर। क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर आपको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अनप्रोटेक्टेड सेक्स भी किया जा रहा है। सहेली, इसको CDRI ने डेवलप किया कि स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंट्रेंस वर्ड चैनल एंड मैं आपकी बायोलॉजी टीचर शिवानी मैम। तो बेटा 27 मार्च को आपका एग्ज़ाम है बायो का, तो उसके लिए मैंने कुछ मटेरियल डिज़ाइन किया है आपके लिए। तो कुछ देखते हैं कि आपका जो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ वो 100% क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में। तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहेगी, उसकी क्या प्लानिंग है, आपको कैसे पढ़ना है, कैसे क्या करना है, वो सब मैं आपको बताऊंगी आज इस वीडियो में। तो बेटा ये हमारा ग्रुप है EW बायोलॉजी ग्रुप। इसमें डेली बेसिस पे आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जा रहा है। इसमें वो क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे। आपके लिए यहाँ पे कुछ रिवीजन भी प्लान किया गया है, जैसे कि हमारा रिवीजन स्टार्ट हो रहा है 17 मार्च से। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो 100% आएंगे ही आएंगे। जैसे कि आपकी फर्स्ट यूनिट जो है उसमें आपके 3 चैप्टर्स दिए हुए हैं। 3 चैप्टर्स में फर्स्ट चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का है और सेकेंड आपका ह्यूमन रिप्रोडक्शन और थर्ड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसमें से 16 मार्क्स का क्वेश्चन बनना ही बनना है और उसमें से भी जो ये वो क्वेश्चन है जो 100% आएंगे ही आएंगे। अगर आप इतना भी तैयार कर लेते हैं तो आप 70 आउट ऑफ 70 स्कोर कर पाएंगे। और जो वीक स्टूडेंट हैं, जिन्होंने थोड़ा कम पढ़ाई करी हुई है, वो उसमें क्या होगा कि वो लोग 50 कर ही लेंगे स्कोर। मतलब मेरी गारंटी के साथ मैं कह सकती हूँ ये इतना अच्छा कंटेंट है कि आप इसमें 70 में से 50 स्कोर कर ही लेंगे। तो आइए, और इस ग्रुप को कैसे ज्वाइन करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जो EW हमारा ग्रुप है, EW का EW बायोलॉजी ग्रुप, उसमें मैं डेली बेसिस पर कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है आपको। जैसे ये आप देख सकते हैं, आज ही मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर भी मिल रहे हैं PDF के फॉर्म में। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ये आपका QR कोड है और ये आपका नंबर दिया हुआ है। इस पे आपको जाके 249 पे कर देना है, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर कर देना है और आप इस ग्रुप में ज्वाइन हो जाएंगे। इसमें वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 5 मैंने रखे हैं, या किसी में अगर मुझे लगता है कि नहीं ये भी आ सकता है तो वो वाला भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ देखने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में आपके 8 मार्क्स यहाँ से कंफर्म है। इस PDF नोट से आपके 8 मार्क्स कंफर्म है। तो मैं बताऊंगी आपको किस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है, कहाँ से उठाया जाएगा। तो आइए देखते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये सब आप पढ़ सकते हैं अपने आप से। मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि ये एमनियोसेंटेसिस आपका लिखा हुआ है। देखिए, पहले मैं इसका क्वेश्चन दिखा देती हूँ PDF में। ये RCH पे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ये आपका दिया है। पॉपुलेशन ग्रोथ पे, एमनियोसेंटेसिस पे भी क्वेश्चन आया है, कंट्रासेप्टिव पे भी क्वेश्चन आया है। तो इस हिसाब से आपको मैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ज़रूर डिस्कस करूँगी। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करने वाले हैं एमनियोसेंटेसिस। इस पर क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए पढ़ते हैं। एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? एमनियो मतलब एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में इसमें बात हो रही है। एमनियोटिक फ्लूइड कहाँ पे होता है? यूट्रस में होता है। यूट्रस में जो आपका जहाँ पर बेबी है, बेबी को सराउंड करते हुए एक फ्लूइड होता है जिसको हम एमनियोटिक फ्लूइड बोलते हैं। उसमें क्या क्या होता है? कंटेन्स फीटल सेल्स एंड डिजॉल्व सब्सटेंस। उसमें फीटल सेल्स होते हैं, डिजॉल्व सब्सटेंस होते हैं। फीटल सेल्स से स्टडी की जाती है। क्या उसमें हम फाइंड आउट करते हैं स्टडी में? उसमें हम देखते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर,
जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और कैन बी यूज्ड इन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है। एमनियोसिंथेसिस का प्रोसीजर जानते हैं। ये आपका यूट्रस है। यूट्रस के अंदर जो फीटस होता है, फीटस को सराउंड करता है ये एमनियोटिक फ्लूइड। इसके अंदर क्या क्या है? फीटल सेल्स हैं एंड डिजॉल्व सब्सटेंस है, जो कि बायोकेमिकल सब्सटेंस हो सकते हैं। जो इसमें फीटल सेल्स हैं, इनकी स्टडी की जाती है। कैसे करते हैं? ये आपका नीडल है, इससे एमनियोटिक फ्लूइड को कलेक्ट करते हैं। किस लिए कलेक्ट करते हैं? यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर तो नहीं है, जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर तो नहीं है, और उसका सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए भी किया जा सकता है। तो इसमें क्या करते हैं, जैसे कि आपके जेनेटिक डिसऑर्डर में कौन कौन से आ गए? डाउन सिंड्रोम तो नहीं है बेबी के अंदर, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, टर्नर सिंड्रोम भी होता है, टर्नर सिंड्रोम, और क्या होता है? क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ये सारे सिंड्रोम तो नहीं है, ये सब हम देख सकते हैं, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। और एक इसमें यहाँ से क्वेश्चन आपका बन सकता है एमनियोटिक फ्लूइड से कि यूज्ड इन डिटेक्शन ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, कि आपसे ऑप्शन में ये भी पूछा जा सकता है कि इसमें से कौन कौन से डिसऑर्डर हम उससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, एमनियोसिंथेसिस के थ्रू कौन से नहीं कर सकते हैं। तो इसका सारा आंसर यहाँ पे दिया हुआ है। आईओडीज से, आईओडीज इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस होती है आपकी, इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। ये डिवाइसेस नॉन मेडिकेटेड आईओडीज होती हैं। कुछ कॉपर रिलीजिंग हैं जो कॉपर आयंस रिलीज़ करते हैं। ये कॉपर आयन कॉपर 2+ के आयन के फॉर्म में होते हैं। हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज होती हैं। जो नॉन मेडिकेटेड आईओडीज हैं, इसका एग्जाम्पल ज़रूर याद रखिएगा, ये एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकता है। इसको बोलते हैं लिपेलूप। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज क्या करते हैं, इनके नाम जरूर याद रखिएगा, कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टीलोड 375। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी मतलब ऐसी इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो कि हार्मोन रिलीज करती है, प्रोजेस्टाशर्ट एंड LNG-20। ये आपके एमसीक्यू में ज़रूर बन सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। हाँ, इसका एक्शन क्या होता है, जैसे कॉपर है, कॉपर आयन है तो ये सप्रेस कर देता है स्पर्म की मोटिलिटी को। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आयोडीज, दे इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन द यूट्रस। फैगोसाइटोसिस मतलब उसको मार दिया जाता है यूट्रस के अंदर ही। किसको मार दिया जाता है? स्पर्म को। एंड द कॉपर आयन रिलीज्ड सप्रेस स्पर्म मोटिलिटी, स्पर्म की मोटिलिटी को सप्रेस कर देता है। एंड द फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ स्पर्म, और उसकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को भी सप्रेस कर दिया जाता है। किसके थ्रू? जो कॉपर रिलीजिंग आपकी आयोडी होती है। हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या काम करती है बॉडी के अंदर? ये यूट्रस को अनसुइटेबल बनाती है फॉर इम्प्लांटेशन। मतलब अगर इम्प्लांटेशन ही नहीं होगा तो फिर हार्मोन रिलीजिंग आयोडी क्या करती है? मेक द यूट्रस अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। द सर्विक्स हॉस्टाइल टू स्पर्म, मतलब सर्विक्स को स्पर्म की एंट्री को रोक दिया जाता है और वो इम्प्लांटेशन ना हो पाए। अगर मान लीजिए फ्यूज़न भी हो गया तो इम्प्लांटेशन को रोक दिया जाता है, यूट्रस को अनसुइटेबल कर देती है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स के बारे में भी जान लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपका MCQ के फॉर्म में आ सकता है, 2 मार्क्स के भी फॉर्म में आ सकता है। सिर्फ नाम पूछ लेते हैं कई बार कि तो ये ओरल कंट्रासेप्टिव पिल कैसी होती है? ये पिल्स आर टेकन डेली फॉर 21 डेज, 21 डेज तक डेली ली जाती है। 7 डेज मेंस्ट्रुअल साइकिल के ये पिल्स बिल्कुल अवॉइड की जाती है, ये नहीं ली जाती है। इसमें क्या क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है? प्रोजेस्ट्रोजन होता है और या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्टेजन एंड एस्ट्रोजन, दोनों का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं और अलग से सिंगल प्रोस्टेजन भी यूज़ किया जा सकता है। एक इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट है सहेली, इसको CDRI ने डेवलप किया।
ये नॉन स्टेरॉयडल कंट्रासेप्टिव पिल होती है जो कि वीक में एक ही बार ली जाती है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत 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 MCQ के लिए आपके। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है ओरल पिल्स बॉडी में आपके क्या करते हैं। पिल्स प्रिवेंट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को प्रिवेंट करते हैं, ओव्यूलेशन नहीं होने देंगे। पिल्स मेक एंडोमेट्रियम अनसुइटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, आपका जो यूट्रस होता है बेटा, उसमें 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। जो आपकी सबसे अंदर की लेयर होती है एंडोमेट्रियम, उसी में क्या होता है, उसी में इम्प्लांटेशन होता है, तो उसी को ये अनसुइटेबल कर देगी, मतलब उसमें अब इम्प्लांटेशन नहीं हो सकता है। पिल्स ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, सर्वाइकल म्यूकस की क्या हो जाएगा, पिल्स ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस टू प्रिवेंट एंट्री ऑफ स्पर्म, उसकी क्वालिटी को चेंज कर दिया जाएगा कि इसमें स्पर्म की एंट्री ना हो सके, उसको रोक दिया जाएगा। और जब हम पिल्स के बारे में पढ़ ही रहे हैं तो फिर हम ये इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या कॉम्बिनेशन यूज़ होता है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि प्रोजेस्ट्रोजन अलोन यूज़ कर सकते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोस्टेजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी यूज़ कर सकते हैं। इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव में आईयूडी भी आती हैं, जैसे हमने इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस देखा, वो भी हम इमरजेंसी में यूज़ कर सकते हैं। ये कितनी देर के लिए इफ़ेक्टिव होता है आफ्टर क्वाइटस, इफ़ेक्टिव विद 72 आवर्स ऑफ क्वाइटस, क्वाइटस के 72 आवर्स के अंदर आपको इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स लेनी पड़ती है, तभी वो इफ़ेक्टिव है, वरना वो इफ़ेक्टिव नहीं है। सर्जिकल मेथड और स्टेरिलाइजेशन मेथड में क्या आएगा, ट्यूबेक्टोमी एंड वॉसेक्टोमी आएगा। ट्यूबेक्टोमी और वॉसेक्टोमी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, इसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, इसको बार बार नहीं किया जा सकता है। ये आ गया ट्यूबेक्टोमी और वॉसेक्टोमी। इसमें क्या करते हैं, इस ब्लॉक कर देते हैं गैमीट का ट्रांसपोर्ट, गैमीट के ट्रांसपोर्ट को ही ब्लॉक कर देते हैं। ये रिवर्सिबल नहीं है, ये इरिवर्सिबल है। जैसे कि और इसमें क्या आ जाएगा, ट्यूबेक्टोमी और वॉसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी में फेलोपियन ट्यूब्स को हम कट कर देते हैं, टाइट करके उसको बांध देते हैं। वॉसेक्टोमी में क्या करते हैं, वॉस डिफरेंस को कट करके बांध देते हैं। तो फिर बेटा कैसे हो सकता है, तो हमने इम्पॉर्टेंट चीज़ों के बारे में डिस्कस कर लिया। ये MTP भी बहुत आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ये नॉन सर्जिकल मेथड है, ये जनरली एबॉर्शन नहीं कराना चाहिए, ये इंड्यूस्ड एबॉर्शन है। नियरली 40 से 50 मिलियन MTP परफॉर्म इन एवरी ईयर ऑफ इंडिया। तो आप देख रहे हैं बेटा, नोट्स देख रहे हैं, इसमें हर वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखी गई है जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, जिसको आप खुद भी पढ़ लेंगे ना तब भी आपको याद रहेगा। और सारे ये हैंड रिटन नोट्स हैं, आपको इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। जैसे कि ये देखिए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इससे भी क्वेश्चन बहुत ही कॉमन क्वेश्चन बनते हैं, बहुत बनते हैं क्वेश्चन। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़, इसका अल्टरनेटिव नेम क्या है, वेनरल डिजीज़ है, VD, या इसको क्या बोल सकते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, RTI। इसका क्या होता है, हाई वल्नरेबिलिटी होता है, रिस्क ग्रुप। ये 15 से 24 ईयर्स के टीनेजर्स में बहुत ही कॉमन होता है। ऐसे तो हो तो सब में सकता है, लेकिन इन लोगों में ज़्यादातर देखा गया है जो इस एज ग्रुप के हैं। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, सेक्सुअल इंटरकोर्स। कैटेगरी और डिजीज़ेस में देख लेते हैं, इसमें बैक्टीरियल डिजीज़ हैं,
बैक्टीरियल डिजीज़ में गोनोरिया आपकी आ जाएगी, ये रहा गोनोरिया, सिफिलिस, क्लेमाइडियासिस। प्रोटोजोआ में ट्राइकोम, इनके नाम भी पूछे जा सकते हैं, खाली एमसीक्यू में इसके नाम भी पूछे जा सकते हैं बेटा। और एसटीडी पे मान लीजिए आपका 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन सकता है एसटीडी पर। और ये वायरल डिजीज़ हो गई। वायरल में हर्पीज़ है, हेपेटाइटिस बी है, वार्ड्स है, एड्स है, ये सब के आपके वायरल डिजीज़ेस हो जाएंगे। तो मान लीजिए एमसीक्यू में पूछ लिया गया कि जेनाइटल, इनमें से कौन सा वायरल डिजीज़ नहीं है या फिर वायरल डिजीज़ है, तो आपको 4 ऑप्शन दे दिया जाएगा। एक बैक्टीरियल डिजीज़ डाल दी जाएगी, एक वायरल डाल दी जाएगी, और पूछ लिया जाता है, कुछ भी पूछा जा सकता है इसमें से कि ये है या नहीं है। तो ये डिज़ीज़ पर बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन हो गया। अब हम अपना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, इनफर्टिलिटी। इस पर तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। इनफर्टिलिटी क्या होता है? जब unable to produce children in spite of unprotected sex भी किया जा रहा है, बट आप चाइल्डलेस हैं, बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? इनफर्टिलिटी बोलते हैं। इसको क्योर भी किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? पहले तो हम इसके रीज़न जान लेते हैं। इनफर्टिलिटी के रीज़न क्या हैं? फिजिकल, साइकोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़ेस, कॉन्जेनाइटल, एबॉर्शन, जैसे मल्टीपल टाइम हमने एबॉर्शन कराया है, या डिजीज़ हैं हमारे में, एसटीडी हैं, डिजीज़ेस मतलब एसटीडी यहाँ पे आ जाएगी। इम्यूनोलॉजिकल मतलब डिसऑर्डर्स हैं। फिजिकल, कोई फिटनेस में उसकी दिक्कत आ रही है, ब्लड कम है या कुछ इस टाइप से। इनफर्टिलिटी एज अ प्रॉब्लम कुड बी विद ईदर द मेल और फीमेल पार्टनर, मतलब इनफर्टिलिटी दोनों में हो सकती है। ऐसा नहीं पॉसिबल है कि इनफर्टिलिटी सिर्फ फीमेल्स में ही होगी। जबकि यहाँ क्या देखा जाता है कि ज़्यादातर लोगों को लगता है कि फीमेल्स में ही इनफर्टिलिटी होता है। नहीं बेटा, सिर्फ फीमेल्स में नहीं होता है, वो बात अलग है। फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है इनफर्टिलिटी। तो इसके अंदर देखते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART। ART में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड विवो फर्टिलाइजेशन, इसमें भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि विट्रो का क्या मतलब होता है। विट्रो मतलब फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। और इसको याद कैसे रखना है, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। ये यहाँ पे T दिया है ना, ये O दिया है, ये इसको आउट बना लो, फर्टिलाइजेशन आउटसाइड ऑफ द बॉडी। और इन विवो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? इनसाइड द बॉडी। तो आपको याद रहेगा क्या होता है? फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन क्या होता है? जब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से फ्यूज़ करता है तो उसको फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के कौन कौन से टाइप हैं? जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको जिफ्ट बोलते हैं, और इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफ़र, जिसको IUT बोलते हैं। तो अब देखते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र में क्या होता है। इसमें जाइगोट का या उसको अर्ली एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर इंटू फेलोपियन ट्यूब। देखिए नाम से ही क्लियर हो रहा है, जिफ्ट का मतलब जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र। जब हमारा एम्ब्रियो 8 ब्लास्टोमियर का होता है और उसका ट्रांसफ़र फेलोपियन ट्यूब में हो जाता है, किया जाता है, फेलोपियन ट्यूब में किया जाता है, तो उसको बोल देते हैं ट्रांसफ़र ऑफ जाइगोट इंटू फेलोपियन ट्यूब। 8 ब्लास्टोमियर का जब किया जाता है तो ये जिफ्ट हो गया, फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जाइगोट को बाहर बना लिया हमने, जाइगोट को बाहर कैसे बनेगा? हमने आउटसाइड फर्टिलाइजेशन करा लिया, ओवा लिया और मेल गैमीट स्पर्म लिया, उसको बाहर टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करा लिया। उससे जब जाइगोट बना तो हमने देखा कि उसमें अगर 8 ब्लास्टोमियर बन गए हैं तो उसको हमने क्या किया? फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर दिया। फेलोपियन ट्यूब मतलब फीमेल बॉडी में फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। फिर देखते हैं इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र में क्या होता है? IUT। देखिए इसी नाम से ही क्लियर है, इंट्रायूटेराइन ट्रांसफ़र। जब हम उसके यूट्रस में कोई चीज़ ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, क्या ट्रांसफ़र करेंगे? एम्ब्रियो को ट्रांसफ़र करेंगे। एम्ब्रियो
मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू द यूट्रस। यूट्रस के अंदर हम जैसे अब इसमें क्या था विद अप टू 8, इसमें 8 से ज़्यादा ब्लास्टोमियर वाला एम्ब्रियो हम नहीं ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन इसमें मोर देन 8 ब्लास्टोमियर वाला हमको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करना है। और वो भी कहाँ करना है, ये फैलोपियन ट्यूब में नहीं करना है, ये यूट्राइन यूट्रस पे करना है। चलिए आगे देखते हैं। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, मतलब कि इसका क्या हुआ, साइटोप्लाज्म में स्पर्म इंजेक्शन इंजेक्ट किया जाता है स्पर्म को। किसके स्पर्म में, स्पर्म इंजेक्टेड डायरेक्टली इनटू द एग। जो आपका एग होता है उसमें क्या किया जाएगा, जो एग होता है तो इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, स्पर्म को लेके उसके एग में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इसको बोलते हैं इंट्रायूटेराइन स्पर्म इंजेक्शन। हाँ, अब इन विवो फर्टिलाइजेशन में आ सकते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन और गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, जिसको जिफ्ट बोलते हैं। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन क्या होता है, जब हम आर्टिफिशियल रूप से इंसेमिनेट करते हैं, सीमेन को कलेक्ट किया जाता है फ्रॉम द हस्बैंड और हेल्दी डोनर, कोई भी हेल्दी डोनर हो सकता है, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस इनटू द वेजाइना और यूट्रस, तो उसको क्या बोलेंगे, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन ऑफ द फीमेल की बॉडी में स्पर्म को किसी भी हेल्दी डोनर या हस्बैंड से लेके उसको आर्टिफिशियली तरीके से उसके वेजाइना या फिर यूट्रस में इंट्रोड्यूस कर देते हैं, डाल देते हैं। गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र जिफ्ट, इसको जिफ्ट बोलते हैं। अब जिसे एग्ज़ाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो जिफ्ट है आपका, क्या वो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, नहीं, वो तो इन विवो फर्टिलाइजेशन है। विवो मतलब इनसाइड द बॉडी, फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी। तो ये क्या हो गया, फीमेल कैन प्रोड्यूस कंडीशन फॉर फर्टिलाइजेशन एंड फर्दर डेवलपमेंट। इसमें गैमीट डाल दिया जाता है फैलोपियन ट्यूब में। जब फीमेल पूरी तरीके से, फीमेल जो है वो उसके अंदर फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, फैलोपियन ट्यूब में कोई कमी नहीं है, तो हमने क्या किया, क्या डाल दिया, गैमीट, गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, मतलब स्पर्म को डाल दिया फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो ये गैमीट, तो इस टाइप से नोट्स आप देख सकते हैं, कितना ही अच्छा नोट्स है, इससे आपके क्वेश्चन ज़रूर फंसेंगे। और ये आप भी देखिए पढ़ सकते हैं कि इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखा गया है, ये बुकिश लैंग्वेज नहीं है कि आपको याद ना हो, लास्ट टाइम में आप पैनिक कर जाएं। तो आपको एक बार मैं फिर से बता देती हूँ आपको इस ग्रुप में कैसे ज्वाइन होना है। तो आपने नोट्स तो देख ही लिया है, कितना इंटरेक्टिव नोट्स है, और ये देखिए सारा नोट्स दिया हुआ है, ये सारा फुल नोट्स है, और अभी जो मैंने आपको दिखाया वो शॉर्ट नोट्स हैं। सोचिए फुल नोट्स में भी आपका कितना अच्छा लिखा हुआ है, कितना बढ़िया नोट्स है, और आपका रिवीजन स्टार्ट होने वाला है। ये तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके डिस्कस किए थे, ये रिवीजन स्टार्ट होने वाला है 17 मार्च से। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे। ये हमारा ग्रुप है जिस पे डेली कंटेंट जा रहा है, तो आप इसको ले सकते हैं। इसमें आपको क्या करना है, मैंने वो 100% जो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे वही रखे गए हैं, एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और आप इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आप इस पेमेंट करिए 249, ये QR कोड दिया है, उसका स्क्रीनशॉट इस नंबर पे शेयर कर दीजिए, मैं आपको इस ग्रुप में ऐड कर दूंगी फ़ौरन, और आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं। बस ये आप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, थोड़ा बहुत कंटेंट जो रिमेनिंग है वो भी आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। जो भी मैं यहाँ पे आपके रिवीजन क्लासेस के नोट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे। इसमें आपको माइंड मैप भी मिलेंगे,
पेड ग्रुप में लेक्चर भी प्रोवाइड किए जाएंगे। हाँ, नोट्स भी मिलेंगे, चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिया कि दिए जा रहे हैं, चीट शीट्स एंड माइंड मैप, सारा कुछ इसमें मिलने वाला है। PYQ भी मिलेंगे और इसमें 100% वही क्वेश्चन रखे गए हैं जो एग्ज़ाम में आने की 100% पॉसिबिलिटी है। अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आप मैक्सिमम स्कोर कर ले जाएंगे। जो थोड़ा अच्छे बच्चे हैं वो तो आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे ही करेंगे। जो थोड़ा कम अच्छे हैं, जो टॉपर नहीं हैं, जो थोड़ा कम पढ़े हैं, लास्ट टाइम में पैनिक कर रहे हैं, बेटा वो भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं। वो कितना स्कोर कर सकते हैं? मैक्सिमम से मैक्सिमम वो 55 50 क्वेश्चन मार्क्स ज़रूर ऑब्टेन कर सकते हैं। Thank you for watching this video.